बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं कि फ़िज़िक्स को हम कैसे डेफिनेशन को कैसे अंडरस्टैंड करें। वैसे फ़िज़िक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है विच इज़ डिराइव फ्रॉम फिज़िकोस। फिज़िकोस से डिराइव हुआ है फ़िज़िक्स और फिज़िकोस के मानी हैं नेचर। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड एज फ़िज़िक्स। लेकिन ये बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इससे ये नहीं पता चलेगा कि हम फिज़िक्स की इस डेफिनेशन से हासिल क्या करना चाहते हैं, क्योंकि नेचर में तो सब कुछ आता है। तो है ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट। बेसिकली अप्लाइड केमिस्ट्री ही फ़िज़िक्स कहलाती है और अप्लाइड बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री कहलाती है। तो जो स्टेम सब्जेक्ट है वो तो है फ़िज़िक्स। लेकिन हम फ़िज़िक्स को किसी ऐसी डेफिनेशन के तनाजुर में समझ जाएं कि हमें पता हो कि हम इस डेफिनेशन के तहत हम फ़िज़िक्स के बाकी फिनोमेनन्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम डिफ़ाइन करते हैं फ़िज़िक्स को कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस। आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में यही लिखा हुआ है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। लेकिन वहाँ पे फ़िज़िक्स के जो 4 फंडामेंटल्स है उसमें से 2 फंडामेंटल्स तो हैं ही मिसिंग। आप किसी भी इवेंट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस चारों का इस्तेमाल करते हैं। सो डिफ़ाइन कैसे करेंगे मैटर को? तो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड एज मैटर। तो हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और उसका मास हो, वज़न रखती हो, तो हम कहते हैं कि वो मैटर है। लेकिन जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि फिर मास की क्या डेफिनेशन है, तो वो कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मास। लेकिन मास की ये डेफिनेशन फिर कंफ्यूज करेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने मैटर को डिफ़ाइन किया इन टर्म्स ऑफ मास और फिर मास की डेफिनेशन में आप कह रहे हैं इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। तो हमें तो ये पता ही नहीं चला कि फिर मैटर को कैसे डिफ़ाइन करें। तो ये याद रखें, मास की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, हम डिफाइन करते हैं मास को एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? इस प्रॉपर्टी की वजह से इट प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड and can exert gravitational force। ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी पैदा करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सर्ट करता है। यानी मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से क्या मुराद होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब नेचुरल, गॉड गिफ्टेड। नेचर ने इसको जिस तरह पैदा किया, अल्लाह ताला ने इसको जैसे पैदा किया है, तो नेचुरली जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जिस ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रही हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे पानी नेचुरली टेस्टलेस भी है, कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है। तो अगर हम उसमें कोई शुगर ऐड कर दें, सॉल्ट ऐड कर दें, तो उसका जायका बदल जाता है। अब ये एक्सट्रिंसिक हो गया। जब तक ये अपनी नेचुरल हालत में जिसमें अल्लाह ने इसको पैदा किया हुआ है, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रहेगी। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से मास ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करेगा अपने इर्द गिर्द और दूसरे मासेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैटर क्या है। तो मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका मास भी है। तो हमें ये तो समझ आ गई कि मास किसे कहते हैं। लेकिन फिर इन दिस वेरी डेफिनेशन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी मौजूद है और वो कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का? वो कॉन्सेप्ट है स्पेस का, जिसे हमें एलिब्रेट करना है फर्दर। ठीक है, ये स्पेस का कॉन्सेप्ट भी हम एलिब्रेट करेंगे। व्हाट इज़ स्पेस? मास को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब आते हैं एनर्जी की तरफ। व्हाट इज़ एनर्जी? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूँ तो एनर्जी बेसिकली इस मैटर को वही फ्यूल सप्लाई कर रही है जिसकी वजह से ये वर्क कर सकता है। यानी कि अगर एनर्जी ना होती तो ये मैटर मूव ना कर सकता। तो मूवमेंट के लिए इसको एनर्जी चाहिए। थर्ड आपके पास जो है कॉन्सेप्ट है टाइम का। टाइम इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स थ्रू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब एक मैटर है
उसको एनर्जी तो मिल गई है, वो वर्क डन तो कर रहा है, लेकिन एक और डिस्क्रिप्शन भी ज़रूरी है कि वो वर्क किस वक्त हो रहा है, किस वक्त होने में आपके टाइम का रोल होता है। तो टाइम बताता है कि ये इवेंट्स कब होंगे। यानी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्लास अटेंड करते हैं, फ़िज़िक्स की क्लास अटेंड करते हैं, तो आपको उसका ड्यूरेशन पता होता है कि ये इस ड्यूरेशन में होगी, 3 बजे से 4 बजे तक होगी या 5 बजे से 6 बजे तक होगी। तो टाइम ये बताएगा कि वो इवेंट कब होगा। फिर आता है स्पेस। स्पेस एक फ्रेमवर्क है जो हमें ये बताता है कि एक इवेंट का साइज़ क्या है, पोजीशन क्या है और लोकेशन क्या है। यानी टाइम हमें बता रहा है कब एक इवेंट होगा और स्पेस हमें बता रही है कि कहाँ पे वो इवेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इवेंट ये है कि फ़िज़िक्स की क्लास आपने अटेंड करनी है, तो फ़िज़िक्स की क्लास आपने कहाँ अटेंड करनी है, तो हो सकता है आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, अपने घर बैठ के अटेंड कर रहे हो सकता है कि आप जीनियस इस्लामियन एकेडमी में आके अटेंड कर रहे हो, फ़िज़िक्स के रूम नंबर 1 में अटेंड कर रहे हो। फिर अब आपने स्पेस तो बता दी, लेकिन किस वक्त अटेंड कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ये क्लास होती है, तो आप उस वक्त अटेंड कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 बजे से 3 बजे तक क्लास होती है, तो आप उस वक्त अटेंड कर रहे हो। तो अब किसी भी फिनोमेना की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मैटर भी चाहिए, ठीक है, एनर्जी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और स्पेस भी चाहिए। ये चारों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बगैर आप किसी भी फिनोमेना की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। तो इन चारों का होना ज़रूरी होता है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है जी। अच्छा, सो फिज़िक्स की कंप्लीट डेफिनेशन में ये चारों और इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप्स भी हैं। और फर्दरमोर ये भी आपको बताता चलूँ, देखें मास, मैटर और एनर्जी ये इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं एक दूसरे के साथ। दे आर कनेक्टेड थ्रू एन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इस इक्वेशन के मुताबिक मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। और डेली लाइफ में तो हम ये देखते हैं कि बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग ऑफ पेपर में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, वो डेली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमने ये नहीं देखा कि वापस वही एनर्जी कंबाइन और पेपर बन जाए, ये हम नहीं देख रहे। हम ये नहीं देख रहे कहीं सनलाइट आए और वो कन्वर्ट हो रही हो मास में। तो इसके बारे में मिसकंसेप्शंस भी हैं। स्टूडेंट्स से मैं अक्सर क्लास में सवाल पूछता हूँ तो कहते हैं सर फोटोसिंथेसिस में ऐसा हो रहा है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। फोटोसिंथेसिस में लाइट जो है वो ADP को ATP में कन्वर्ट करती है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रही है। तो अब वो फास्फोरस कोई लाइट से तो नहीं आया ना, एडिशनल फास्फेट, 2 फास्फोरेट थे, तीसरा फास्फेट जो है वो कोई लाइट से नहीं बना, वो वहीं सॉइल से निकल के आया और लाइट ने वो एनर्जी सप्लाई की है कि ये रिएक्शन हो सके और एनर्जी स्टोर हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई एनर्जी मास में नहीं कन्वर्ट हुई, ये मिसकंसेप्शन है। एक और मिसकंसेप्शन अमंग स्टूडेंट्स कि जब कोई मास स्पीड ऑफ लाइट या स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अब इसमें क्या गलत है, जब आप बर्निंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ वुड को देख रहे हैं या कैंडल जल रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन क्या वो कैंडल या वो पेपर या वो वुड या वो कोल क्या स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हैं? तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। यहाँ पे C स्क्वायर जो है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका काम इंटर कन्वर्जन कि कितने मास में कितनी एनर्जी छुपी हुई है या कितनी एनर्जी से कितना मास क्रिएट हो सकता है वो बताता है। तो एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी, ये होता है एटॉमिक लेवल पे। लाइक पेयर प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसको सेकेंड ईयर में फिजिक्स में बड़ी डिटेल से भी पढ़ाया जाता है, जिसमें एक गैमा रे फोटॉन जब किसी न्यूक्लियस की विसिनिटी से गुजरता है तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेचर क्योंकि सिमेट्रिक है, अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो नेचर ने बैलेंस का ख्याल रखा है, एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होती है, डेफिनेटली कन्वर्ट होती है। तो इसको हम कहते हैं नेचर की सिमेट्री कि अगर एक प्रोसेस पॉसिबल है तो फिर वो रिवर्स ऑर्डर में उसका आइडेंटिकल प्रोसेस एग्जिस्ट करता होगा कि पेयर मेंटेन रहे, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने दुनिया इसी तरह बनाई है। अल्लाह ताला कहते हैं कुल हो अल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह यकता है, यानी वो ऐसा अकेला है जिसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, राइट। और फिर अल्लाह ताला सूरह यासीन में कहते हैं कि सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, जिसने जोड़े पैदा किए तमाम चीज़ों के, मिम्मा तुंबितुल अर्द, ज़मीन में भी, व मिन अनफुसिहिम, तुम्हारे अपने नफ्स के भी, व मिम्मा ला यालमून, और उन चीज़ों के भी जिनको आप जानते ही नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने ये वहदनियत अपने लिए रखी और बाकी तमाम चाहे लिविंग बींग्स हैं या नॉन लिविंग बींग्स हैं उनको पेयर्स में ही प्रोड्यूस किया हुआ है।
तो इसलिए ये पेयर हमेशा बैलेंस में रहेगा। जैसे आप न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो फोर्सेस भी पेयर में हैं, तो ये तमाम चीज़ें पेयर्स में ही रहेंगी। ठीक है, तो डिस्कस हम यही कर रहे थे कि हम कैसे फिज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो फिज़िक्स में किसी भी इवेंट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको इन चारों की ज़रूरत पड़ती है, और इसी फ्रेमवर्क के अंडर इन 4 पिलर्स में हम फिज़िक्स के तमाम लॉज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।